नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है हाईया सोफिया। ये एक ऐसा म्यूजियम है दोस्तों जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो म्यूजियम है इसका स्टेटस चेंज करके टर्किश गवर्नमेंट ने अब इसको एक मस्जिद का दर्जा दे दिया है। जैसे ही टर्किश गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है वैसे ही पूरी दुनिया से रिएक्शंस आने लगते हैं। दुनिया बोलती है कि टर्की अब एक सेक्युलर कंट्री नहीं रहा है, बल्कि इसमें एंटी सेक्युलरिज्म अब आने लगा है। क्या है ये हाईया सोफिया, क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों इसको लेकर इतनी ज़्यादा चिंता आ रही है? विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं टर्की की। तो जैसे कि आप लोकेशन से देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में आपको ब्लैक सी दिखाई देगा और साउथ में आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा। टर्की की जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है इस्तांबुल, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। टर्की में आपको 8 करोड़ 20 लाख के आसपास आबादी मिलेगी और इस आबादी का 98% जो है इस्लाम को फॉलो करता है, यानी कि टर्की एक इस्लामिज्म मेजोरिटी कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो टर्की एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे टर्की का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यह सभी धर्मों को एक साथ देखता है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो मुस्तफा केमाल अतातुर्क को टर्की का फाउंडर माना जाता है। इनको वही दर्जा मिला हुआ है टर्की में जो भारत में महात्मा गांधी को मिला हुआ है, यानी कि मुस्तफा केमाल अतातुर्क को टर्की में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना मुस्तफा केमाल अतातुर्क के द्वारा की गई थी। हुआ क्या था दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, ओटोमन एम्पायर बुरी तरीके से धाराशाही हो जाता है, तो उस एम्पायर की जगह पे रिपब्लिक ऑफ टर्की की नींव रखते हैं मुस्तफा केमाल अतातुर्क। इनका जो विजन था बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, महिला शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा ये सीरियस थे और ये चाहते थे कि इनकी कंट्री में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आए जो पूरी तरीके से सेक्युलर हो, यानी कि सर्वधर्म समभाव वाली भावना ये रखते थे। तो यह है दोस्तों थोड़ा सा टर्की के बारे में और थोड़ा सा मुस्तफा केमाल अतातुर्क के बारे में। अब बात करते हैं हम कंटेंट की। बात हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि टर्की की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया है वहाँ की गवर्नमेंट को कि वो 1500 साल पुरानी हाईया सोफिया म्यूजियम का स्टेटस चेंज करके अब उसको एक मॉस्क यानी मस्जिद का दर्जा दे सकते हैं। ये जो हाईया सोफिया है एज अ म्यूजियम ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो ये कैथेड्रल था, बाइजेंटीन एम्पायर के द्वारा इस एक कैथेड्रल का निर्माण किया गया था। अब कैथेड्रल क्या होता है दोस्तों, एक होता है चर्च, दूसरा होता है कैथेड्रल। कैथेड्रल भी एक प्रकार का चर्च होता है, लेकिन नॉर्मल चर्च में और कैथेड्रल में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल चर्च में आपको प्रीस्ट और पास्टर दिखाई देंगे, जबकि कैथेड्रल में आपको बिशप्स दिखाई देंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है कैथेड्रल में और नॉर्मल चर्च में। तो बाइजेंटीन एम्पायर ने कैथेड्रल की स्थापना की थी। फिर होता क्या है दोस्तों कि 1453 में सुल्तान महमद सेकंड जो है अपनी ओटोमन फोर्सेस के साथ आता है और कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर देता है। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज के समय में हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर दिया जाता है तो सुल्तान महमद II जो है 1453 में ये जो कैथेड्रल है इसका दर्जा अब चेंज करके इसको मॉस्क यानी मस्जिद का दर्जा दे देते हैं। तो अब हाईया सोफिया एक मस्जिद के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाने लगी है। फिर दोबारा से इसका कन्वर्जन होता है मॉडर्न डे टर्की में 1930 में। मुस्तफा केमाल अतातुर्क आते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये जो जगह है हाईया सोफिया इससे कई सारे रिलीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अब एक पर्टिकुलर रिलीजन को शो नहीं करेगी, बल्कि इसको हम एक म्यूजियम का दर्जा दे देते हैं, जिस वजह से ये जो जगह है ये एक सेक्युलर कंट्री के रूप में टर्की को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि कई बार इस एक जगह का कन्वर्जन हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ये है दोस्तों कि स्टार्टिंग में ये जो जगह है, ये जो हाईया सोफिया नाम की जगह है, स्टार्टिंग में ये रोमन एम्पायर के अंडर में थी, उसके बाद बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर में थी। तो होता क्या था दोस्तों कि उस समय पे लोग जो थे दोस्तों उनको अपने रिलीजन के जो भगवान थे उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण किया। जी हाँ, इस जगह पे सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ था। वो मंदिर जो था गॉड ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फिर होता ये है कि बाइजेंटीन एम्पायर आता है, वहाँ पे वो मंदिर का स्टेटस चेंज कर देता है।
स्टेटस चेंज करने का रीज़न ये होता है कि बाइजेंटीन एम्पायर का जो राजा है जस्टिनियन वन, वो फील करता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, जस्टिनियन वन ने क्या किया, यहाँ से मंदिर का दर्जा छीन करके इसको एक कैथीड्रल का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे कन्वर्जन होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दोबारा से यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन होता है और फिर यहाँ पे 1453 में सुल्तान महमद II जो है इस कैथेड्रल का फिर से दर्जा चेंज करके इसको एक मस्जिद का दर्जा दे देते हैं। फिर 1934 में क्या होता है कि टर्किश रिपब्लिक के पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, वो महसूस करते हैं कि ये जो जगह है स्टार्टिंग में मंदिर रही थी, उसके बाद ये कैथीड्रल में बदल गई, उसके बाद फिर ये मॉस्क बनी, यानी कि एक मस्जिद बनी। तो एक जगह बहुत सारे धर्मों से जुड़ी हुई है। ये जो जगह है एक किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। हम इसकी महत्वता को समझते हैं, इसलिए हम इसको एक म्यूजियम का नाम दे रहे हैं। तो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने 1934 में इस जगह को सेक्युलरिज्म का निशाना बताते हुए बोला कि ये जगह अब से एक म्यूजियम के रूप में जानी जाएगी। उनका ये जो फैसला था, कई लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों के गले से नहीं उतरा ये फैसला, इसलिए ये फैसला जो था लंबे समय से कंट्रोवर्शियल बना रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है बाइजेंटीन एम्पायर और रोमन एम्पायर के समय में पुराने ज़माने का टर्की। अब बात करते हैं हाईया सोफिया की। तो ब्रीफ हिस्ट्री में हम अब बात करते हैं मॉडर्न डे टर्की की। 2013 से ही इस्लामिक रिलीजन के जो लीडर थे कंट्री में यानी टर्की में, वो ये महसूस करते थे कि हाईया सोफिया को एक मॉस्क बना देना चाहिए, यानी कि इसको एक मस्जिद का दर्जा दे देना चाहिए। हाईया सोफिया अब सिर्फ एक रिलीजन का ही मैटर नहीं रहा है, बल्कि इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट भी ऐड हो गया है। ओटोमन एम्पायर टर्की की बहुत बड़ी पहचान बन चुका है और अब लोग जो हैं उसी पहचान के साथ जीना सीख चुके हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन टू द कन्वर्जन? तो यानी कि जब कन्वर्जन की न्यूज़ आई तो रिएक्शन क्या था? तो इस्तानबुल के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया इस न्यूज़ को। अब हाईया सोफिया एक मस्जिद बन गई है। इस्तानबुल के लोगों को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी। Weeks before the verdict, the Orthodox head of the Christianity, स्पिरिचुअल हेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, उनका ये कहना था कि जैसे ही ये कन्वर्जन होगा वैसे ही ईस्ट और वेस्ट के बीच में फ्रैक्चर आ जाएगा, यानी कि संबंधों में खटास आ जाएगी। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का ये कहना था कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उसने मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया है। इसी तरीके से ग्रीस का ये कहना था कि दोस्तों ये जो फैसला है ये यूनेस्को की कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज का वायलेशन है, जहां पे एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का अपने खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये गलत है। साइप्रस ने भी और यूरोपियन यूनियन ने भी इनके इस फैसले का विरोध किया है। अब बात करते हैं हाईया सोफिया की। तो इस फैसले का हाईया सोफिया के लिए क्या मतलब है? हाईया सोफिया 85 साल बाद एक बार फिर से मॉस्क के रूप में खुलने वाली है। 24 जुलाई से इसमें जुम्मे की नमाज के साथ ये पूरी तरीके से एक मॉस्क बन जाएगी। एंट्रेंस फीस इसमें से बिल्कुल हटा दी गई है, यानी कि कोई भी इसमें विजिट कर सकता है विदाउट एनी फी, और ये जो है लोकल टूरिस्ट प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए खुली रहेगी। अब इसके कन्वर्जन को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में लगभग 6 महीने का समय और लगेगा। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो कन्वर्जन है बाइजेंटीन एम्पायर के द्वारा किए गए आर्ट वर्क को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कई बार चेंजेस हुए हैं, यानी कि हाईया सोफिया को कई सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर चेंजेस से होकर गुजरना पड़ा है। ऑर्थोडॉक्स सिंबल्स यानी कि जो पुराने ज़माने के जो सिंबल्स थे, बाइजेंटीन आर्ट वर्क और उससे पहले के जो सिंबल्स थे, उन सभी को रिमूव कर दिया गया है या फिर इन सब पे प्लास्टर लगा दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 मीनारों को भी ऐड किया गया है ताकि इस्लामिज्म को दिखाया जा सके। इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो बहुत ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। जो बचे कुचे चेंजेस हैं यानी बाइजेंटीन सिंबल्स कुछ अभी भी बचे हुए हैं और सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि प्लीज़ ये जो बचे कुचे सिंबल्स हैं इनको कुछ मत करना, इनको एज इट इज़ बने रहने देना।
हाइया सोफिया का फ्यूचर क्या होगा? अभी तक ये नहीं पता चला है दोस्तों कि हाइया सोफिया एज अ म्यूजियम ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, लेकिन क्या ये मस्जिद के रूप में भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त करेगी या नहीं, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। यूनेस्को का कहना है कि यूनेस्को कॉल्स ऑन द टर्किश अथॉरिटीज टू ओपन अ डायलॉग विदाउट डिले इन ऑर्डर टू अवॉइड अ स्टेप बैक फ्रॉम द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ दिस एक्सेप्शनल हेरिटेज हुज प्रिजर्वेशन विल बी रिव्यूड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन इट्स नेक्स्ट सेशन। यानी कि मीटिंग के लिए टर्किश अथॉरिटीज को बुलाया है, प्लस ताकि ये फैसला लिया जा सके अपनी नेक्स्ट मीटिंग में कि इसका जो स्टेटस है वो बना रहेगा या इसको हटा लिया जाएगा। प्लस अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है टर्की का, वहाँ की जो रूलिंग आई है इस मैटर पे, वो रूलिंग बाकी और मीनारों पे भी, बाकी और हेरिटेजेस पे भी बनी रहेगी या सिर्फ ये हाईया सोफिया के लिए ही थी। अतातुर्क ने कई सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया था, जिसमें से हाईया सोफिया एक था और दूसरा ये था ओटोमन एम्पायर की फॉर्मर सीट, जिसको तोपकापी पैलेस माना जाता है, इसको भी अतातुर्क ने कन्वर्ट किया था। अब शक के दायरे में ये है दोस्तों कि क्या तोपकापी पैलेस का भी स्टेटस चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे अगर टर्की के सेक्युलरिज्म के ऊपर, तो टर्की कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि अर्दोगान जो प्रेसिडेंट है टर्की के, उन्होंने सिस्टमेटिकली एंड किया है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी को। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी को बहुत बुरी तरीके से इरोड किया है। अर्दोगान जो प्रेसिडेंट हैं वो किस पार्टी से है? AK पार्टी से है। तो उनकी पार्टी और उनके प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मिलके ही बीते 20 सालों में ये जो कंट्री है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर कंट्री है, इसको धीरे धीरे करके रिलीजन की तरफ धकेल दिया है। ऑन द सरफेस AK पार्टी जो है ये क्लेम करती है कि ये सेक्युलर है, लेकिन जिस तरीके से ये एक्ट कर रही है उससे साफ साफ ये दिखता है कि ये सेक्युलर नहीं है, बल्कि धर्म विशेष को ये बहुत ज़्यादा महत्व देती है। However, research on secularism in Turkey shows that many in the country, particularly younger citizens, are less religious। यानी कि एक उम्मीद यहाँ पे ये दिखती है कि जो यंगर सिटीजन्स हैं वो रिलीजन पे ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो हाईया सोफिया है इसको लेकर के यंगर जो वहाँ की जनरेशन है वो कैसे प्रतिक्रिया देगी अभी ये नहीं पता है। एनालिस्ट बिलीव करते हैं दैट द यंग टर्क आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ब्रांड ऑफ द रिलीजन एंड दे हैव एक्टिवली पुशिंग अगेंस्ट इट। यानी कि रिलीजन के नाम पे किसी भी धर्म कंट्री की पहचान हो, यानी कि स्पेशली अगर टर्की की पहचान हो, यंगर सिटीजन्स को ये एक्सेप्ट नहीं होगा और वो इसके अगेंस्ट में ही खड़े होंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ yes, so do like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.